अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ तो उस दौरान से काफ़ी चर्चा में रहा। वैसे ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, ग्लोबल साउथ की अवधारणा। साउथ वैसे देखा जाए तो जो ग्लोबल साउथ रीजन है ना, इसके लिए अन्य कई सारी, कभी तीसरी दुनिया के देश बोला गया। दरअसल ये वो कंट्री हैं आपके जो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, यानी कि ग्लोबल साउथ कंट्री वो हैं जो कम विकसित हैं। अभी मैप में भी देख लेंगे इनको, आप लोग भी पॉइंट लिखते जाना, कम विकसित, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं ये, विकासशील है, कम विकसित हैं, विकासशील हैं। और क्या क्या इनकी विशेषता है, ये अविकसित हैं। अविकसित, अविकसित कहें या अल्प विकसित कहें, जो भी आप शब्द दे सकते हैं। एक और इनकी जो आपस में ट्यूनिंग बैठती है वो ये बैठती है कि साम्राज्यवादी ताकतों के गुलाम रही हैं। आज ये अविकसित क्यों हैं? क्योंकि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का शिकार रही हैं। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का शिकार रही हैं। तो यहाँ पे एक टर्म्स आपका आया ग्लोबल साउथ। अच्छा, ये टर्म्स आपका कब निकल के आया, किसने दिया? दरअसल ये टर्म्स आपका आया 1969 पे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। 1969 में ये आपका जो है ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट दिया एक पर्सन है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। एक पर्सन है जिनका नाम है कार्ल्स ओग्लेसबी। कार्ल्स ओग्लेसबी, ये नाम लिख लीजिएगा। इनके द्वारा ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। 1901 राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 1969 में ये शब्द आपका ग्लोबल साउथ का उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। अब आपको पता है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरा विश्व एक ध्रुवीय विश्व में कन्वर्ट हो गया। पूरा विश्व एक ध्रुवीय विश्व में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं एक ध्रुवीय विश्व की, यानी अमेरिका का पावर। वर्तमान में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए जानकार हैं वो ये नहीं मानते हैं कि पूरा विश्व एक ध्रुवीय है। उनका मानना है कि अब पूरा विश्व जो है आपका बहुध्रुवीय बन चुका है, मल्टीपल पोलर बन चुके हैं, जिनमें से एक का नेतृत्व कर रहा है ग्लोबल साउथ, ठीक है, जिसको लीड अब आने वाला भविष्य भी ये कहा जा रहा है कि भैया ग्लोबल साउथ का भी आने वाला फ्यूचर है। 21वीं सदी या एशिया की सदी के तौर पे इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले इनके लिए एक टर्म्स और यूज किया जाता था ग्लोबल साउथ के लिए, तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया, पहली दुनिया मतलब अमेरिका, दूसरा जो यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए थे, तीसरी दुनिया के देश इनको कहा जाता था। और ये शब्द जो है अल्फ्रेड सावी के द्वारा दिया गया था। 1952 में एक पर्सन है अल्फ्रेड सावी, अल्फ्रेड सावी, उनके द्वारा ये टर्म्स दिया गया था तीसरी दुनिया का। तो एक टर्म्स आपका ग्लोबल साउथ है, दूसरा टर्म्स आपका तीसरी दुनिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, ये मान के चलिएगा, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे अस्थिरता है, और पश्चिमी मीडिया के द्वारा ये प्रचारित शब्द है। पश्चिमी मीडिया ये शब्द यूज करती है, एक नकारात्मक शब्द के तौर पे आप देख सकते हैं। तो अभी वर्तमान में यदि देखें तीसरी दुनिया में, ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत पुरातन बात हो रही। तो इस समय जो इस पूरे एरिया के लिए लोक परिचित नाम है वो है ग्लोबल साउथ। अच्छा, ग्लोबल साउथ में कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है, इसका मैप आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ग्लोबल साउथ में कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक बार ये वाला मैप देखिए और रेड कलर के सारे देश देखिए। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका के जस्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी ये आपका कनाडा है और ये आपका यूएसए है। यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको, मैक्सिको से नीचे का पूरा क्षेत्र, मैक्सिको, मध्य अमेरिकी देश और लैटिन अमेरिकी, ये सब आते हैं ग्लोबल साउथ में। इधर अफ्रीकी कंट्री, भूमध्य सागर से हम इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ग्रीस से नीचे का पूरा रीजन ये चाइना है, चाइना से पूरे का पूरा रीजन। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जापान नहीं है, जापान आपका जो है ग्लोबल नॉर्थ में है। ये जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ में है, न्यूजीलैंड ग्लोबल नॉर्थ में है, जापान ग्लोबल नॉर्थ में है, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये सब ग्लोबल नॉर्थ में है। तो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ग्लोबल साउथ जो है आपका, एक तो सबसे पहली बात, इसकी कोई विशिष्ट भौगोलिक परिभाषा नहीं है, बस इनका आपस में एक राजनीतिक जुड़ाव है।
औपनिवेशिक राष्ट्रों के तौर पे रहे हैं इन्होंने। ये ऊपर वाले तो साम्राज्यवादी देश रहे और ये हमेशा इनके पीड़ित रहे, ठीक है, औपनिवेशीकरण के गुलाम के तौर पे रहे। तो राजनीतिक तौर पे देखें, भू राजनीतिक तौर पे देखें, कोई ये ना मान चले विश्वत रेखा का दक्षिण का मामला है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसका विश्वत रेखा से कोई लेना मतलब नहीं है। और आर्थिक आधार पे देखें, तीन आधारों पे समानता देखने को मिलती है इन तीनों क्षेत्रों पे, समानता, ठीक है, राजनीतिक समानता, भू राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। ये तीनों समानताओं के परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका, ठीक है, ग्लोबल साउथ का। इसका संयोजन देखने को मिलता है, चाहे अफ्रीकी देश हो पूरे के पूरे, चाहे लैटिन अमेरिकी देश हो, सब गुलाम थे आपके। यहाँ पे ये सारे के सारे देश हैं, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, सब आपके ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। तो एक वैश्विक केंद्र जो अभी भी बना हुआ है वो ग्लोबल नॉर्थ बना हुआ है। अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है ना, आपका जो है दक्षिण कोरिया है, सब ग्लोबल। तो अर्थव्यवस्था के तौर पे सारे के सारे आज के टाइम पे केंद्र बिंदु हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में बदलाव हो रहा है। चाइना एक बड़ी बड़ी पावर बन के निकला है, भारत एक बहुत बड़ी पावर बन के निकला है। तो अब जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक भी कह रहा है कि अब धीरे धीरे जो है ना शक्ति का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और शक्ति जो है आपका ग्लोबल साउथ में जाकर के पहुंच रही है। तो शक्ति का केंद्र बदल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि 2030 तक में, जैसे कि भारत सरकार भी ये बात कहती है ना जो बार बार, 2030 तक में, ये चीज अमेरिका को भी पता है कि 2030 तक में जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी, उन 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ की होंगी। 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ की होंगी, जिनमें से भारत, चीन तो है ही, अभी भी देखो भारत और चीन ये 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपकी हैं। लेकिन आने वाले समय पे ग्लोबल साउथ में आपकी ब्राजील हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ये सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के तौर पे ये भी उभर रहे हैं। वर्तमान में आप देखिए जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स में वैसे रूस भी आता है आपका, लेकिन बाकी सारे कंट्री आपके ग्लोबल साउथ के, यदि रशिया को हटा दें तो ग्लोबल साउथ में आपका दक्षिण अफ्रीका है, आपका ब्राजील है, चाइना है और भारत है। और रशिया को यदि ब्रिक्स को जोड़ दें तो इनका जीडीपी G7 से भी अधिक है, इनका जीडीपी, ठीक है। और बहुत तेजी से चाइना, सऊदी अरब, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत, ये बहुत तेजी से वैश्विक मामलों में एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं आज के टाइम पे। आज आप देखिए भारत की जो पॉलिटिकली पावर है या इंटरनेशनल लेवल पे हम मजबूत हुए हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है कि एशिया की सदी के तौर पे इसको हम जानते हैं, एशियाई देशों की सदी के तौर पे जानते हैं, पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के तौर पे हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखें, ग्लोबल नॉर्थ का ऐतिहासिक प्रभुत्व जो आपका है, ठीक है, ग्लोबल साउथ अब वर्तमान में उसको ट्रांसफर कर रहा है। पहले जो है ग्लोबल नॉर्थ की जो भूमिका है वर्तमान में भी, लेकिन अब ये धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के ग्लोबल साउथ में जा रही है। लेकिन ग्लोबल साउथ के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक बार चैलेंजेस यहाँ पे हम दृष्टिपात करते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ के पास क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहली बात तो पावर शिफ्ट हो रही है आपकी, राजनीतिक पावर से लेकर के आर्थिक पावर, ठीक है, सारी पावर्स जो है धीरे धीरे ग्लोबल साउथ में आ रही है, बड़ी कंट्रीज बनकर के उभर रही हैं आपकी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब आपको पता है कि आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सभी जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे, जिसको हम बोलते हैं हरित ऊर्जा। अब हरित ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो फंडिंग जो है ना वो आपके ग्लोबल नॉर्थ वाले देश दे रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के लिए जो फंडिंग है वो कौन दे रहा है, ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर फंडिंग नहीं दे रहे, इसके वित्त पोषण करने में आनाकानी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ग्रीन एनर्जी पे इन लोगों को काम करना है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को। इसके बाद देखिए अभी इस समय चीन बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन रहा है ग्लोबल नॉर्थ में, वो साउथ में, माफ करिएगा, ग्लोबल साउथ में चीन प्रभावशाली हो रहा है। और इसके द्वारा एक OBOR, ठीक है, वर्ल्ड बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI भी कहते हैं, इसकी एक बड़ी महत्वाकांक्षी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक इसकी बुनियादी ढांचे के इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, मैरीटाइम इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग, इन दोनों को इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है।
तो ग्लोबल साउथ के को जोड़ रहा है इससे। अब ग्लोबल साउथ को जोड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये केवल चीन के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर सबके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं पे अपने फायदे को ज्यादा प्राथमिकता रखता है। तो इस कारण से एक चुनौती चीन का हस्तक्षेप है। चीन जिस तरीके से विभिन्न देशों को आपस में ऋण प्रदान करके उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर रहा है, भारत को भी 3 तरीके से घेर रहा है, हर तरीके से स्टिंग ऑफ पल्स के तहत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं पे एक समस्या ये है। एक चीज और है, अमेरिका का हस्तक्षेप भी होता रहता है टाइम टाइम पे। अमेरिका, अब वैसे तो बहुध्रुवीय विश्व की बात करते हैं हम लोग, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न मसलों पे आप देखिए, उन सभी मसलों पे अमेरिका आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, चाहे वित्त के मामले में बात हो और चाहे जिस मामले में बात ही हो। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका भी हावी है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व के जितने वित्तीय बाजार हैं उनमें अमेरिका का प्रभुत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए अमेरिका जो है एक मतलब अपनी भूमिका ग्लोबल साउथ में अभी भी निभा रहा है। तो इस कारण से अमेरिका का हस्तक्षेप, और वो हमेशा अपने हित में काम करता है। अमेरिका भी अपना ही हित देखता है। अफगानिस्तान का मुद्दा हो या अफ्रीकी कंट्रीज हैं इतनी सारी, वहां पे आप देख लीजिए, या फिर आपके जितने भी मामले हों सब जगह पे अमेरिका, ताइवान का मामला है, चाइना का मामला है, हर जगह पे अमेरिका अपनी प्रॉब्लम्स को, जैसे इजराइल फिलिस्तीन का मामला है, इन सब पे कौन बैठा हुआ है? अमेरिका आकर के। तो अमेरिका हर एक मुद्दे को, रशिया यूक्रेन के मुद्दे पे अमेरिका, नाटो, ये सारी चीजें। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं इन्होंने कहा कि भैया नाटो का विस्तार हम नहीं होने देंगे और हम नाटो में खुद भी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने नाटो की खिलाफत की है, क्योंकि नाटो कहीं ना कहीं पे एक ऐसा तंत्र विकसित कर रहा है जो पूरे विश्व को युद्ध की तरफ ले जाएगा। और क्या क्या इनके लिए चुनौतियां? कोविड-19 ने बहुत प्रभावित किया है इन कंट्रीज को। कोविड-19 का भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रहा है। ठीक है, महामारी से पहले तो निपटना, और फिर इसके बाद अभी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं ग्लोबल साउथ की बहुत सारी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऋण ले रखा था, अब ऋण अदायगी में इनको दिक्कत आ रही है ना। बहुत सारी कंट्रीज आपकी तबाह भी हुई हैं, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, श्रीलंका की हालत देख लीजिए, ऐसे ही बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना है, मिस्र है, इन सब की जो है घरेलू अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं जब से कोविड-19 आया है। तो कोविड-19 ने इनको डिस्टर्ब कर दिया है बहुत ज़्यादा ग्लोबल साउथ के लिए। तो ग्लोबल साउथ का एक जो ये पूरा मामला है। दूसरा, संसाधनों तक अभी पर्याप्त पहुंच नहीं है इनकी, हर तरीके के संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच का अभाव, ये देखने को मिलता है बड़े स्तर पे। संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच का अभाव, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है? अमेरिकी आधिपत्य है, अमेरिकी हस्तक्षेप है, चीन का हस्तक्षेप है। ठीक है, रूस यूक्रेन का प्रभाव है, रूस यूक्रेन का प्रभाव है, रूस यूक्रेन का प्रभाव है, रशिया यूक्रेन, इन दोनों का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बड़े स्तर पे। समझ रहे हैं बात को? संसाधनों का अभाव है, ये सब चीजों को लेकर के आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भारत की भूमिका क्या है? लगातार आप लोगों ने एक शब्द यूज किया होगा, देखा होगा कि भारत ग्लोबल साउथ का जो है लीडर बन के उभर रहा है। भारत की भूमिका तो देखो, भारत को के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो डिप्लोमेसी है उसका अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि पहले इनको बेनिफिट पहुंचे, पहले सबको बेनिफिट पहुंचे, फिर हम अपने आप को दूसरे नंबर पे रखते हैं हमेशा। तो अभी भारत ने जनवरी 2023 में एक समिट आपकी आयोजित की थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इन सभी देशों के डेवलपमेंट के लिए 5 पहलों की घोषणा की है। एक तो 2023 में एक आपकी समिट हुई थी जो ग्लोबल साउथ से जुड़ी हुई थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, ये आपकी जो है समिट आपका जो है स्टार्ट की गई थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, अब ये जो है आपका 5 पहलें इसमें प्रारंभ की गई, 5 पहल, 5 इनिशिएटिव प्रारंभ किए गए। 5 इनिशिएटिव कौन कौन से? पहला, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पहला है ग्लोबल साउथ सेंटर, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस,
एक्सीलेंस, पहला। दूसरा जो ये आपका इसका काम क्या है कि जो विकास समाधान है, जो विकास को लेकर के जो रिसर्च हो सकते हैं, R&D हो सकती है, वो विकासशील देशों पे ये जुड़ करके काम करेगा उसका, ठीक है, ताकि वहां पे डेवलपमेंट के जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनको लेकर काम किया जाए। दूसरा जो है ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ये सब भारत के द्वारा पहले स्टार्ट की गई इस पूरे एरिया में, साउथ साइंस एंड टेक इनिशिएटिव। तो एक इनिशिएटिव आपका ये प्रारंभ किया गया है, और ये आपका जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, परमाणु ऊर्जा है, उन सभी में भारतीय विशेषज्ञता को साझा करने के उद्देश्य से। इसके बाद तीसरा आरोग्य मैत्री, आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री क्या है? जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, मानवीय संकट आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी मानवीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं में विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति कराना, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, उसको लेकर के काम करना। इसके बाद चौथा है आपका ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप। ग्लोबल, ये आपका साउथ आरोग्य मैत्री आपको पता है चिकित्सा से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप जो है, जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश हैं, उनमें जो छात्र पढ़ रहे हैं, तो भारत क्या करेगा, भारत में जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर इनको क्या किया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जो विकासशील देशों के लोग भारत में उच्च शिक्षा के लिए आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप का जो है एक स्टैंड लिया है भारत ने। इसके अलावा ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम भी स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, ये भी आपका एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, ठीक है। विदेश मंत्रालय के युवा अधिकारियों को जोड़ने का काम करेगा ये फोरम पूरा का पूरा, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, ठीक है, इनको भी जोड़ेगा। तो ये 5 इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, भारत के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। और जो भारत की इस समय स्थिति है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पीपीपी के आधार पर, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर, तो भारत इस समय आपका लीडर बन रहा है। वर्ल्ड लीडर के तौर पे भी हम जा रहे हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे भी हम जा रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ में जो है अब अर्थव्यवस्था बदल रही है, वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, और भू राजनीति को एक नया रूप मिल रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका जितने भी राष्ट्र हैं, ये सारे के सारे जो है जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ को लेकर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, प्री में भी, मेंस में भी। पहले ग्लोबल साउथ की किस पर समझ होनी चाहिए। इसमें ग्लोबल साउथ में आपका ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं है, न्यूजीलैंड सम्मिलित नहीं है, ओशेनिया के दोनों देश सम्मिलित नहीं है, जापान सम्मिलित नहीं है, कोरिया सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका भारत है, चाइना है, यहाँ पे मध्य एशिया है, ये आपका मध्य मिडिल ईस्ट है, फिर अफ्रीका है, यहाँ पे अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका और मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये सारे आपके जुड़े हुए हैं इससे। क्लियर है सभी को एक कॉन्सेप्ट ग्लोबल साउथ का? देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में है इस समय। तो ग्लोबल साउथ क्या है आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ क्या है। ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, रशिया है, ठीक है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का रूप बदल रहा है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी अपडेट होगा तो वो भी मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा, ठीक है।